अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सवाल यह है के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। नाज़रीन, आज पाकिस्तानी मीडिया के हर चैनल के ऊपर सिर्फ एक ही खबर सबसे अहम खबर है और वो है मुल्ला अख्तर मंसूर की हलाकत के हवाले से। अब तक जो दफ्तर खारजा है और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अब से कुछ देर पहले जब मीडिया से लंदन के अंदर गुफ्तगू की, तस्दीक उन्होंने अब तक नहीं की है कि मुल्ला अख्तर मंसूर की हलाकत हो चुकी है। लेकिन बैनुल-अक़वामी मीडिया के साथ साथ अमरीका से आने वाली खबरें इस बात की तस्दीक कर रही है कि अफ़गान तालिबान के सरबराह मुल्ला अख्तर मंसूर की हलाकत हो चुकी है। कई सवालात पैदा होते हैं। इस हवाले से सबसे पहला सवाल जो हम आपके सामने रखेंगे वो ये है, सवाल ये है कि 5 घंटे की मुसाफत के बाद 5 घंटे अगर गाड़ी के अंदर बैठे तब ताफ्तान बॉर्डर से लेकर इस मुकाम तक अहमदवाल का वो मुकाम है जहां पर इस शख्स की हलाकत हुई। आखिर 5 घंटे तक ये शख्स पाकिस्तानी सरजमीन के अंदर किस तरह दाखिल हो गया और ईरान से दाखिल होगा। आखिर ये क्या वजह है कि कुलभूषण यादव के हवाले से भी ये खबर सामने आई कि वो भी ईरान के जरिए आया और उसके बाद मुल्ला अख्तर मंसूर के हवाले से भी यही खबर सामने आ रही है कि वो भी ईरानियन बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान के अंदर दाखिल हुआ। इसके साथ साथ अब्दुल्ला जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं अफगानिस्तान के, उनकी जानिब से ये ट्वीट की गई और उन्होंने ये कहा कि कोयटा के अंदर एक ड्रोन अटैक हुआ है और उसके अंदर मुल्ला अख्तर मंसूर की हलाकत हुई है। सवाल ये पैदा होता है कि कोयटा कहां और अहमदवाल कहां? दोनों के दरमियान तकरीबन 165 किलोमीटर का फर्क है कोयटा और अहमदवाल के दरमियान, और तकरीबन 2.5 घंटे अगर गाड़ी के अंदर सफर किया जाए तो इतना बड़ा फर्क है। आखिर चीफ एग्जीक्यूटिव अफगानिस्तान के इतनी बड़ी गलती किस तरह कर सकते हैं? इसके साथ साथ आखिर क्या वजह है कि 30 घंटे गुजर चुके हैं लेकिन वजीर आजम की जानिब से अब तक इस बात की तस्दीक नहीं की जा सकी कि मुल्ला अख्तर मंसूर ही वो शख्स है जो उस गाड़ी के अंदर सवार था और उसकी हलाकत हुई है। इसके साथ साथ जो पासपोर्ट और आइडेंटिटी कार्ड अब तक ट्रेस किया जा रहा है, आखिर उसके अंदर वो शख्स कौन है अगर वो मुल्ला अख्तर मंसूर नहीं है, और वो कौन सी अथॉरिटीज हैं जिसके अंदर पासपोर्ट और नादरा आते हैं और वो किस तरह आईडी कार्ड और किस तरह पासपोर्ट इशू कर सकते हैं बगैर किसी की आइडेंटिटी चेक किए। कई ऐसे सवालात हैं और सबसे इसका अहम प्लेटफॉर्म यही है कि सवाल यह है कि अंदर इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। हमारे पैनल के अंदर आज मौजूद हैं दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब स्टूडियो के अंदर मेरे साथ। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। इसके साथ साथ हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन और प्रोग्राम रिपोर्टर्स के एंकर समी इब्राहिम साहब हमें इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं। समी साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। गुफ्तगू का आगाज करेंगे, सबसे पहले ब्रिगेडियर साहब से गुफ्तगू करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, कितनी बड़ी खबर है ये? क्या पाकिस्तानी मीडिया इसको जिस तरह ट्रीट कर रहा है ये उतना ही बड़ा वाकया है? क्योंकि इसको जोड़ा जा रहा है कि उसामा बिन लादेन के बाद एक और नॉन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का सरबरा वो पाकिस्तानी सरजमीन से पकड़ा गया। देखें, ये बहुत ही बड़ी खबर है लेकिन ये पाकिस्तान को बहुत अफेक्ट करती है। बेसिकली बात यह कि देखें, मुल्ला अख्तर नाउ इज़ अफगान तालिबान कमांडर। आप नेगोशिएशंस कर रहे हैं, आप कह रहे हैं 4 मुल्की मुज़ाकरात होंगे, उसमें आप चाहते हैं पाकिस्तान शुड डू मोर, पाकिस्तान किसी तरीके से इनको टेबल पर लेकर आए, और एन मौके पे आपने इसको जो है वो मार दिया है, नॉट रियलाइजिंग इसके रिपरकशंस क्या होंगे। एक मेन रिपरकशन ये कि बड़ी मुश्किल से इन्होंने अपना लीडर चुना था, अब फिर 8 से 12 हफ्ते के लिए ये कंप्लीट जो मुज़ाकरात थे डीरेल हो गए, जिससे अनसर्टनिटी बढ़ेगी। अफगान तालिबान अपना बदला लेना चाहेंगे, उससे वो अफगानिस्तान में कोई ना कोई एक्टिविटी करेंगे। उससे और सब ये खबरें भी सामने आ रही थी कि जिस लीडर की आप बात कर रहे हैं जो आज अगर वही लीडर है और वही ड्रोन हमले में मारा गया तो उसके हवाले से ये खबरें सामने आ रही थी कि मुज़ाकराती अमल के हवाले से ही वाज़ टू एक्टिव, वो ज्यादा खुश नहीं थे इस मुज़ाकराती खुश नहीं थे, लेकिन जो आएंगे वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। फिर सेकंड है कि देखें, पाकिस्तान की सरहद में ड्रोन अटैक हुआ है, ठीक है, आपके इंटरनेशनल बॉर्डर में मारा है, ये एक और है। फिर आपने कहा कि पाकिस्तान को हमने इन्फॉर्म किया था, अभी कह रहे हैं कि हमने बाद में इन्फॉर्म किया, जिससे ये एक अफगान तालिबान के दिल में आएगा कि पाकिस्तान ने शायद ये टिप ऑफ की है, आपके एरिया में थे, आपको पता था वो ट्रैवल कर रहे हैं, इससे और मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। तो पाकिस्तान में अगर ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है ये तो खुद एक बहुत बड़ा सवाल पैदा कर रही है कि इसका मतलब कि आपस में किसी किस्म की कोई पार्टनरशिप नहीं थी जिसकी वजह से ये अगर मैं और आप बैठ के एक प्लान बनाते हैं तो हम इसके ऊपर भी प्लान बनाएंगे कि जब ये वाकया होगा उसके बाद जब मीडिया के अंदर हमने बात करनी है तो आपका और मेरा स्टांस एक होना चाहिए। अगर नहीं है तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नहीं है। इट मींस कि कोऑर्डिनेशन नहीं है और एक देयर इज अनसर्टेनिटी, कहीं ना कहीं मिसिंग लिंक है जिसकी वजह से
अफगान तालिबान में पाकिस्तान में एक और मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है और फॉरेन ऑफिस को इसके ऊपर प्रोटेस्ट करना चाहिए था, इसलिए कि पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर के अंदर उन्होंने सर, हमारा फॉरेन ऑफिस तो अब तक ढूंढ ही नहीं सका। फॉरेन ऑफिस को पता ही नहीं। आप बताइए कि आपने कितना टाइम गुजर गया है, आपने अभी तक ये नहीं कंफर्म किया, आप बैठे मुज़ाकरात कर रहे हैं कि जी हमने क्या फैसला करना है। ये जो बंच ऑफ आपकी है ना एडवाइजर जो बैठे हुए हैं, जो कि एक तो 90 ईयर्स 80 ईयर्स के बिठाए हुए हैं, दे डोंट सर्व एनी पर्पज़। फिर आपकी अमेरिकन ने आपको 16F-16 देने से इनकार कर दिया है, उन्होंने डूम और कह जी शकील अफरीदी की प्रॉब्लम सॉल्व करें, इस स्टेज पे ये पोजीशन आ जाती है। तो ये पाकिस्तान बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन आ रही है, जो आई फील कि अगले जो 2, 3 या 8 हफ्तों में पाकिस्तान के लिए ये और सिचुएशन क्रिएट की जा रही है, जिसमें आपको बैकफुट पे किया जाए, कहा जाए कि पाकिस्तान जो है वो प्रॉपर हल नहीं करा, जबकि आपने 60,000 अपने सिविलियन लूज़ किए हैं, $200 बिलियन का आपने इकोनॉमिक लॉस किया है, फिर आपके 6,000 से 10,000 आपके फौजी शहीद हो चुके हैं। इन चीज़ों में देखती है वो कहीं ना कहीं तो अमेरिकन को भी ये चाहिए। लेकिन मैं ये भी इस सवाल के ऊपर भी आऊँगा कि आखिर ऑन ग्राउंड ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किस किस इदारे की बनती है, कौन कौन सा शख्स है जो रिस्पॉन्सिबल है, जो हाथ खड़ा करके कम से कम पाकिस्तानी अवाम को ये कह सके कि आई एम रिस्पॉन्सिबल। अगर ये शख्स पाकिस्तानी सरजमीन पे पकड़ा गया या मारा गया या हलाक हो चुका है तो मैं जिम्मेदार हूँ कि ये यहाँ तक पहुँच गया। देखिए इंट्रूजन उसने की है। एक तो प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर बहुत पोरस है, ठीक है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि आप उसको ये ईरानी बॉर्डर से भी वो क्रॉस किया तो ईरान इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है। फिर पाकिस्तान के साथ पोरस बॉर्डर है, आप कहीं भी आप कहते हैं कि जी आपने हम कई दफ़ा कहा आप फेंसिंग करना चाहते हैं, आप इसको डिमार्केशन करना चाहते हैं, वो अफगानिस्तान वाले तैयार नहीं होते हैं। आपकी 1100 पोस्ट हैं, उनके 50 पोस्ट हैं, सो देयर इज लॉट ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर पाकिस्तान। फिर फॉरेन ऑफिस को आपको स्ट्रेट अवे कहना चाहिए कि ठीक है आप फाटा में कर रहे हैं, ड्रोन अटैक चलें, वो ट्राइबल एरिया है, डिफिकल्ट एरिया है, वहाँ बहुत ज़्यादा तालिबान थे, अब तो आपने शाबाल वैली सारी क्लियर कर ली है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तो पाकिस्तान की टेरिटोरियल बाउंड्री की आपको रिस्पेक्ट चाहिए। पाकिस्तान आपके एलाइड है, आपने इतना सख्त सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो आप उनको इन्फॉर्म गिव अ स्पेस के पाकिस्तान गवर्नमेंट शुड से कि जी इस स्टेज के ऊपर ये गलत किया अमेरिकन ने, और पाकिस्तान को बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए और बताना चाहिए कि आपने क्या, हमने आपके लिए क्या किया। समीर इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चूंकि अमेरिका के अंदर दहशतगर्दी के खिलाफ जब इस जंग का आगाज़ हुआ था उस वक्त भी समीर इब्राहिम साहब वहाँ से रिपोर्ट भी करते थे। अमेरिकन लॉबी क्या सोच रही है, थिंक टैंक्स क्या सोच रहे हैं इस वाक़े के बाद, और आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि बार बार डूम और का मुतालबा आता है, लेकिन जब इस किस्म का एक बड़ा वाक़या पेश आता है तो जो कोऑर्डिनेशन है पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान वो कहीं हमें नजर नहीं आती। समीर इब्राहिम साहब, पॉलिटिकल फॉल आउट इसके क्या हो सकते हैं, जरा सबसे पहले उसके बारे में बताइएगा। देखिए जो इसका मंसूर जो सबसे बड़ा पॉलिटिकल फॉल आउट है, अभी मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि रात 10 बजे के करीब फ़ोन आया जॉन कैरी साहब का, उन्होंने बताया ड्रोन अटैक के हमले से। अब देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब लंदन जाकर इस पर बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की सॉवरेनिटी का मामला था, उनका फ़र्ज़ था कि वो जाने से पहले यहाँ पर मीडिया को बुलाते, फॉरेन ऑफिस को डायरेक्शन देते, क्योंकि ये पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पर बहुत बड़ा हमला है। और समी साहब इस तरह की बात आप क्यों करें, 2 किस्तें आ चुकी हैं पनामा लीक्स की, तो दूसरा तिब्बी दौरा तो बनता था। नहीं, तिब्बी दौरा तो अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, हम सब उनके साथ हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जाने से पहले ये कितना अहम कौमी मामला है, इस पर आप इत्मीनान में लें पाकिस्तानी कौम को कि ये ड्रोन हमला ये बलूचिस्तान में हुआ है। इससे पहले जो अफगान बॉर्डर के साथ हमले होते रहे, ये बिल्कुल एक दूसरी डायमेंशन है इसकी। और एक आप जो बात और कर रहे थे इसमें कि इस पर भी सवाल किया जाएगा कि वो पाकिस्तान में कैसे सफ़र कर रहा था, आपने अमरीकी लॉबी का पूछा। अब इस बात को समझें कि पाकिस्तान इस वक्त अफगान तालिबान को फैसिलिटेट कर रहा है मुज़ाकरात पर लाने के लिए, और अभी जो अमेरिका ने ये जो बात कही है, जब आप मुज़ाकरात पर ग्रुप्स को लाते हैं तो बहुत सारे लोगों को शनाख्ती कार्ड दिए जाते हैं, बहुत सारे लोगों को पासपोर्ट दिए जाते हैं, इसलिए दिए जाते हैं कि कोई दोहा जाके मुज़ाकराती अमल में शरीक हो, सऊदी अरब जा सके, कि दूसरे दुनिया के दूसरे हिस्सों में जा सके। ये अमेरिकन हिपोक्रेसी बहुत शदीद तरीके से सामने आई है कि पाकिस्तान फैसिलिटेट कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको पाकिस्तान ने जारी किया समझ के साथ और एक अंडरस्टैंडिंग के साथ सारे डॉक्यूमेंट्स हुए, अगर वो मुल्ला मंसूरी थे तो बहुत सारे लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन अमेरिका के कहने पर दिए गए। अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट तो ये नहीं कह सकती ओपनली आके
लेकिन मेरी कितने सोर्सेज से बात हुई है, यहां पर जो ये अमेरिका का रवैया है, ये बिल्कुल मंसूर वाजे हो गई ये बात कि वो पीस नहीं चाहता यहां पे। नहीं, और समी साहब, आप जो मुझे थ्योरी दे रहे हैं वो ये है कि मुज़ाकरात के अमल को आगे बढ़ाने के लिए हो सकता है, मतलब आप इफ्स एंड बट्स बीच में डाल रहे हैं कि शायद इस तरह एक पासपोर्ट और एक आईडी कार्ड दे दिया गया हो, लेकिन साथ ही साथ ये भी तो हम कह सकते हैं कि नादरा और हमारे पासपोर्ट अथॉरिटी के अंदर इतने लूप होल्स मौजूद हैं कि कोई भी जाके बंगाली हो, बर्मीज हो। अभी एक वाकया पेश आया, दफ्तर खारजा का एक शख्स जो है उसे गिरफ्तार किया गया क्योंकि वो पासपोर्ट जारी कर रहा था गैर मुल्कियों को। देखिए, ये लूप होल नहीं है, ये जो इस तरह के लोगों को जो ग्रुप्स में मुज़ाकरात को जब फैसिलिटेट करने के लिए आप लोगों को देते हैं तो वो बड़े हाईएस्ट लेवल पर इसके फैसले किए जाते हैं, क्योंकि ये इसका ताल्लुक खित्ते में अमन से है। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि और ये चीजें हमेशा खुफिया रखी जाती हैं। मैं इसकी आपकी मिसाल देता हूं। इसका मतलब फिर आपने ये फैसला कर लिया बेसिकली आप, क्योंकि अगर इस थ्योरी को आप नेक्स्ट स्टेप पे लेके जा रहे हैं तो इसका मतलब आप ये कह चुके हैं कि मुल्ला मंसूर को पाकिस्तानी आईडी कार्ड और पासपोर्ट इशू किया गया फ्रॉम रेलेवेंट अथॉरिटीज। देखिए, हो सकता है किया गया हो, लेकिन ये फैसिलिटेट करने के लिए अब मैं इसकी सिर्फ एक मुझे 30 सेकंड दीजिएगा। लेकिन जब चाइना के साथ पाकिस्तान फैसिलिटेट कर रहा था अमेरिका को, तो सारी दुनिया में यह खबर दी गई कि हेनरी किसिंजर बीमार हैं, लेकिन पाकिस्तान उनको फैसिलिटेट कर रहा था, वो जाके चाइनीज हुकाम से मिल रहे थे। फिर उस वक्त इसको एक्सपोज नहीं किया गया था, इसलिए कि उससे पाकिस्तान की हैसियत मुतासर होती थी। आज पाकिस्तान तालिबान ग्रुप्स को कोशिश कर रहा है मुज़ाकरात के लिए, अमेरिका की पूरी मदद कर रहा है, उसके लिए ना जाने हम क्या कुछ कर रहे हैं। लेकिन अमेरिकी हुकाम अगर इस तरह आके वो काम जो शायद इसलिए किया गया हो कि जिससे लोगों को फैसिलिटेट किया जाए, गुफ्तगू के लिए लाया जाए, आप उसको पाकिस्तान की बदनामी के लिए, पाकिस्तान के इदारों की बदनामी के लिए अगर इस्तेमाल करें, तो फिर इस पे आप देखें कि इसमें अमेरिका की इंटेंशन क्या है। इस केस ने, ये जो वाकया हुआ है, इसने क्या अमेरिका वाकई अफगानिस्तान में पीस के लिए सीरियस है? ये जो वाकया हुआ है, अगर पाकिस्तानियों ने फैसिलिटेट किया था तो फिर ये कहां पीस के लिए सही आप कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और फिर दूसरी बात, मैं आखिरी सेंटेंस ये कहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब को ये बड़ा जरूरी था कि जाने से पहले वो ये कौम को इसमें इत्मीनान में लेते, क्योंकि उनका भी कौम के साथ एक फिडुशियरी रिलेशनशिप है। ही इज आवर इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पर हमला हुआ है, उनको पता था, उन्होंने लंदन जाके बात की। दिस इज अ वैलिड पॉइंट कि वजीर आज़म नवाज शरीफ को पाकिस्तानी सरजमीन पर खड़े होकर पाकिस्तानी पब्लिक को जब हर बात के ऊपर आके पनामा लीक्स के हवाले से वो इत्मीनान में लेते हैं, कौम से खिताब करते हैं, तो इतना बड़ा अगर वाकया हो गया तो इस सिलसिले में भी कौम को कम से कम इत्मीनान में लेना चाहिए। ब्रिगेडियर साहब, हम बार बार इस डिस्कशन के ऊपर तो आ रहे हैं कि मुज़ाकरात का जो अमल है उसको सबोटाज कर दिया गया, लेकिन ये कितना बड़ा मसला है कि अभी तक हमारे दफ्तर खारजा से जो बयान आया वो अभी भी फॉगी है, वो क्लैरिटी नहीं रखता। चौधरी निसार अली खान साहब जो बात के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर लेते हैं, लेकिन अभी तक 30 घंटे बाद भी अभी तक वो खामोश हैं, उनकी जानिब से कोई नहीं आया। ISPR की जानिब से भी जो बाकायदा कम से कम उनकी जानिब से भी एक बयान सामने आना चाहिए था, वहां से भी अभी तक खामोशी है। दिस साइलेंस इज एक्चुअली डिफरेंट। लेकिन इशू इसके ISPR इसलिए खामोश है कि अगर अभी वो बयान देंगे, अगेन द गवर्नमेंट एंड द इंटीरियर मिनिस्ट्री विल से जी को ISPR ने बयान दे दिया है। बेसिकली इट इज फॉरेन ऑफिस एंड इंटीरियर मिनिस्ट्री, दे हैव टू गिव द ऑर्डर फर्स्ट, ठीक है, दे हैव टू क्लैरिफाई द सिचुएशन। तो खानापुरी कर दी, तो खानापुरी कर दी है। तो दिस इज अ बेसिक इशू। प्रॉब्लम ये है कि अफगानिस्तान में अमेरिकन इंटरेस्ट इज डेफिनेटली एक क्लियर है कि अफगानिस्तान टर्बुलेंट रहेगा, वहाँ के हालात ख़राब रहेंगे, तो दे विल हैव अ जस्टिफिकेशन टू स्टे देयर, ठीक है, बिकॉज दे वांट टू स्टे। अगर वहाँ स्टेबिलिटी हो जाती है, खामोशी हो जाती है, तो दे कैन नॉट बी सिटिंग इन अफगानिस्तान एंड हैविंग कंट्रोल ऑन ईरान, सेंट्रल एशिया, चाइना एंड पाकिस्तान। तो जस्ट सी एक जियो स्ट्रेटेजिकल सिचुएशन को आप देखें तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जियो स्ट्रेटेजिकल सिचुएशन के हवाले से बड़ी अहम बात यह है कि बलूचिस्तान के अंदर, इस सूबे के अंदर ये पहला ड्रोन हमला है और इसके साथ साथ कुलभूषण यादव भी बलूचिस्तान से ही पकड़ा जाता है। और हैरानगी की बात यह है कि पाक चाइना कॉरिडोर जो बनता है उसमें भी बलूचिस्तान एक बड़ा अहम रोल प्ले करने वाला है। ग्वादर के पोर्ट एक बड़ी अहम रोल प्ले करने वाला है। इसके कनेक्शंस के हवाले से भी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आखिर इस सारे मामले के कहीं कड़ियां वहीं तो नहीं मिलती? एब्सोल्युटली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एन इशू है जिसको हमें समझने की ज़रूरत है। ईरान के जो ईरानी इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी ईरान गए हैं, ठीक है, वहाँ जाके वो चाबहार को और इम्पोर्टेंस देना चाह रहे हैं। दे वांट टू टेल ईरानियंस कि हम आपकी सपोर्ट में हैं, और उसी दिन ये इंसिडेंट होता है। उसके बाद गवादर इज गेटिंग इंपॉर्टेंस बिकॉज ऑफ CPEC की वजह से, और पाकिस्तान की इकोनॉमिक लाइफ लाइन है, आई वुड से कि वो गवादर को आप CPEC से लिंक करके इसको आगे डेवलप किया जाए। तो इस इशू में देखो, फिर बलोचिस्तान जो आपके सामने एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है कि ग्रेटर बलोचिस्तान, जिसमें ईरान का और पाकिस्तान प्रोविंस, पाकिस्तान का प्रोविंस बलोचिस्तान मिला के दे वांट टू हैव अ ग्रेटर बलोचिस्तान। तो ये चीज़ों को देखें तो हम ये रियलाइज़ करते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है
पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस हैज़ टू प्ले द मेजर रोल, दे हैव टू कम ऑन द फोर फ्रंट, और वो अमेरिकन को बताने की ज़रूरत है कि हमारे क्या इश्यूज़ हैं, वॉर ऑन टेरर में आप कहाँ तक पहुँच गए हैं, कहाँ आप उसको सेट बैक करना चाहते हैं, आप ना रिकग्नाइज़ करते हैं, आपने F-16 को स्टॉप कर दिया, आप कहते हैं शकील अफरीदी के लिए डू मोर, आप उसको छोड़ें जो कि उनका हीरो है, हमारे लिए नेचुरली इज अ ट्रेटर। तो ये सारी चीज़ों को करते हुए यू नीड टू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग पॉलिसी। कहाँ कहाँ आप आर्मी को चाहते हैं घसीटते लाएं। अब बलोचिस्तान में आगे ये ड्रोन अटैक किया गया, क्यों किया गया, आपने क्या वॉयलेशंस की, क्या हमारे लेकिन सर रंग की बात है कि ड्रोन अटैक होता है और उसके बाद उसकी फुटेज भी मंजर आम पर आ जाती है, उसके बाद उसकी तस्वीरें भी सामने आ जाती है, टोटल ब्लैकआउट। तो ये हु इज रिस्पॉन्सिबल, समबडी हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर आपके प्राइम मिनिस्टर बजाय पाकिस्तान में वो जाके इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं कि वो इंग्लैंड में जाके बात कर रहे हैं। किस लिए गए हैं सबको पता है कि वो हाइड पार्क के लिए, पहले ही आपने देखा होगा कतर के जो वहाँ पर उनके इंटरेस्ट हैं, वो कतर की कंपनी उस पर रिस्पॉन्सिबल एनएलजी के अंदर, वो जाके वहाँ पर किस बिजनेस के लिए जाते हैं, क्या इशूज हैं, क्या कवर स्टोरी की जाए। तो देयर लॉट ऑफ इशूज, वी शुड रियलाइज कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट और नेशनल ऑब्जेक्टिव, नेशनल एम्स हैव टू बी ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, बहुत शुक्रिया आपका। समी इब्राहिम साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद थे, अपना तबसरा और तज्जिया दे रहे थे इस मामले के ऊपर, मुल्ला अख्तर मंसूर की हलाकत के हवाले से वो क्या सोचते हैं। पाकिस्तान की एक बड़ी अहम एक जगह है इस खित्ते के अंदर, और इस हवाले से अब तक जो वाक़यात हुए हैं वो कई सवालिया निशान ये भी उठाते हैं कि पॉलिटिकल जो हमारी लीडरशिप है क्या वो कोई स्टैंड ले रही है। पार्लियामेंट के अंदर कम से कम जाके इस इशू के हवाले से पार्लियामेंट को एतमाद में लेने की बहुत ज़रूरत है। पानामा लीक्स के हवाले से वज़ीर आज़म ने जिस तरह जाके वहाँ पर खिताब किया था, मुल्ला अख्तर मंसूर के हवाले से भी पार्लियामेंट अब वज़ीर आज़म की ये सवाल भी मांग रही है। चौधरी सरवर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा एक ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे। कई सवालात हैं जो उनसे भी हम करेंगे, लेकिन यहां पे लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम सवालिया में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। आपसे कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे मुल्ला अख्तर मंसूर की हलाकत के हवाले से और हुकूमत का और दफ्तर खारजा का इस सिलसिले में क्या बयान सामने आया है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने आपसे कुछ देर पहले लंदन के अंदर जो गुफ्तगू की है उस हवाले से भी हमने तज्जियाकारों के साथ और सीनियर एंकर पर्सन से हमने गुफ्तगू की। अपोजिशन क्या सोच रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सिलसिले में क्या सोचती है और इस वाक़े के हवाले से उसका स्टांस क्या है। इसके साथ साथ पानामा लीक्स के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो जोश व खरोश पहले दिन मौजूद था 3 अप्रैल के बाद, और जिस तरह इमरान खान ने पहले वज़ीर आज़म का इस्तीफा मांगा था, उस हवाले से क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी भी उसी स्टांस पर कायम है या नहीं है। और अपोजिशन की तहरीक जो वज़ीर आज़म के खिलाफ चलाने का इरादा किया गया था, इमरान खान ने कहा था कि वो रायविंड जाएंगे, क्या वो मामला अभी भी वहीं पे मौजूद है या नहीं है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंटरनल पॉलिटिक्स हैं, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं, उस हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में क्या सोच पाई जाती है, इसी वाले से अब हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा चौधरी सरवर साहब ने। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, वेलकम टू द शो। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि मुल्ला अख्तर मंसूर के हवाले से वज़ीर आज़म ने आपसे कुछ देर पहले गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि अभी हम तस्दीक कर रहे हैं कि आया वो शख्स यहाँ पे मौजूद था या नहीं था, जबकि बैनुल-अक़वामी मीडिया अफ़गानिस्तान की जानिब से जो खबरें आई हैं, अफ़गान हुकूमत की जानिब से जो खबरें आई हैं, वो तो तस्दीक कर रहे हैं कि ये मुल्ला अख्तर मंसूर ही था जो उस गाड़ी में आज कल एक ड्रोन हमले में मारा गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सारे मामले को किस तरह देख रही है? देखें जी, तहरीक इंसाफ जो है उनका पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा वाज़े है कि ये जो ड्रोन हमले हैं पाकिस्तान की ख़ुद मुख्तारी पर हमले हैं और इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। और मैं अपने बारे में ये कहना चाहता हूँ कि जब मैं बरतानिया में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था तो ना सिर्फ बरतानिया की सरज़मीन पर और यूरोप में, बल्कि मैंने पार्लियामेंट के अंदर एक तकरीर की थी जिसमें अमेरिका के जो ड्रोन हमले हैं उनकी मज़म्मत की थी और बरतानिया की हुकूमत से पार्लियामेंट के अंदर मुतालबा किया था कि वो अमेरिका पर जोर दें कि वो पाकिस्तान की जो ख़ुद मुख्तारी है उसकी वायलेशन जो है वो ना करें। तो हम किसी भी हमारी जो ख़ुद मुख्तारी पर हमला है उसकी मज़म्मत करते हैं और हम चाहते हैं कि हुकूमत को भी इस बारे में स्टैंड जो है अमेरिका के ख़िलाफ़ लेना चाहिए और तंबीह करनी चाहिए कि वो इस तरह के हमले जो हैं वो पाकिस्तान की सरज़मीन पर ना करें। पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम जो है अपनी ख़ुद मुख्तारी पर किसी भी बैरूनी जाहिरियत जो है उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन चौधरी साहब, इस हवाले से जॉन केरी की जानिब से जो उनका बयान सामने आया है वो ये कहते हैं कि इतला दे दी गई थी, वज़ीर आज़म को बता दिया गया था और अफ़गान सदर को भी इस सिलसिले में इंफॉर्मेशन दे दी गई थी। तो अगर हुकूमत को इंफॉर्मेशन दे दी गई थी तो फिर तो मेरे ख्याल में मसला ख़त्म नहीं हो जाता।
ये एक लम्हा फ़िक्रिया है, इसलिए कि मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैंने बरतानिया में पार्लियामेंट में तकरीर की तो उसके बाद फ़ॉरेन ऑफिस ने मुझसे रब्ता किया और उन्होंने मुझे कहा कि भाई मिस्टर सरवर, ये जो ड्रोन अटैक हो रहे हैं उसमें पाकिस्तान की हुकूमत की कंसेंट शामिल है, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत जो है अपने अंदरूनी हालात की वजह से इस बात को एक्नॉलेज नहीं करना चाहती। अगर ये बात दुरुस्त है तो मैं समझता हूँ कि बहुत अफसोसनाक है। और आपको लगता है कि आज का ये मामला भी उसी केस की कड़ी है? देखें जी, मैं इस पे चूँकि मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन एक बात ज़रूर है कि जो भी चीज़ें यूरोप में कही जाती हैं फिर बाद में 2-4 साल के बाद पता चलता है कि वो बातें उनकी दुरुस्त थी। अच्छा, ये बताइएगा, थोड़ा सा मैं सिर्फ आपसे बैनुल-अक़वामी मामलात के हवाले से थोड़े से कमेंट्स और लेना चाहूँगा। F-16 का मामला पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से एक ऐसी हड्डी है जो ना निगली जा रही है ना उगली जा रही है। उसके बाद आज ये जो सब कुछ हुआ है मुल्ला अख्तर मंसूर के हवाले से, अफगानिस्तान के हवाले से भी मुज़ाकराती अमल अभी तक किसी जगह आगे नहीं बढ़ रहा और इसकी वजह से हो सकता है ये इस वाक़े के बाद तो और भी बहुत बड़ा उसे धचका लगे। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी आपको लगता है सही सिमत में जा रही है? देखिए जी, मैंने हमेशा कहा है इस हुकूमत से पहले भी कि पाकिस्तान की जो फ़ॉरेन पॉलिसी है वो बदकिस्मती से जो आवाम की जो ट्रू स्पिरिट है, जो आवाम की जो ख्वाहिशात हैं उनके मुताबिक नहीं है। पाकिस्तान की पॉलिसी वाज़ेह होनी चाहिए कि हम बराबरी की बुनियाद पर दुनिया के तमाम ममालिक जो हैं उनसे ताल्लुकात चाहते हैं और उनके साथ साथ हमें ख़ुसूसी तवज्जो देनी चाहिए कि मुस्लिम ममालिक के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं, जो हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं अच्छे होने चाहिए। लेकिन देखा यह गया है कि जो हमारे फ़ॉरेन ऑफिस है या हमारे एम्बेसडर्स हैं उनकी निस्बत इंडिया के जो लोग हैं एम्बेसीज़ में और उन्होंने अपने एम्बेसडर या अमला तैनात किया है वो हमसे ज़्यादा एक्टिव है, वो इंडियन जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको बेहतर तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात ईमानदारी से कहता हूं कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी थोड़ी बहुत चल रही है वो तो हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो हमारे एम्बेसडर्स हैं, वो पाकिस्तान का झंडा बुलंद किए हुए हैं, वो पाकिस्तान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सारी दुनिया में लेके चलते हैं। आज जो हमारे बरतानिया के साथ ताल्लुकात हैं उसकी बुनियादी वजह हमारे वहाँ पर माशाल्लाह जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारे 8 मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, हमारे हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर हैं, जब भी बात आती है तो पाकिस्तान की तो वो डट कर खड़े हो जाते हैं। अच्छा चौधरी साहब, चूंकि हर इशू पे चाहे बरतानिया की इशू उस पर आवाज़ उठाते हैं। चौधरी साहब, बरतानिया की पॉलिटिक्स से आप काफ़ी अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। मैं यही इस हवाले से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के हवाले से जहाँ आपने बात की, पनामा लीक्स के हवाले से आपके कॉमेंट लेना चाहूँगा कि बरतानिया के अंदर वहाँ के वज़ीर आज़म के ऊपर भी इस सिलसिले में इल्ज़ाम लगे, उनके वालिद साहब का नाम आया और उसके बाद उन्होंने भी पार्लियामेंट के अंदर वो भी तशरीफ़ लेकर आए। हमारे वज़ीर आज़म भी तो पार्लियामेंट में आके अब खिताब कर चुके हैं, उन्होंने भी अपनी आईनी जो ड्यूटी थी वो पूरी कर दी है। बरतानिया में क्या कुछ हुआ है पनामा लीक्स के हवाले से? कोई एक्शन हुआ है क्या वहाँ पे? क्योंकि कोई इन्वेस्टिगेशन हुई है, कुछ वो भी बताइएगा। देखिए, मैं अर्ज़ करूँ कि जहाँ जहाँ भी पनामा लीक्स के हवाले से लोगों के साथ चीज़ें सामने आई हैं वहाँ की हुकूमतों ने इंक्वायरी जो है वो शुरू कर दी है। लेकिन मैं एक बात कौम को ये बताना चाहता हूँ कि जो पनामा लीक्स है ये सिर्फ 1% है, 1% ऑफ दी स्टोलन वेल्थ फ्रॉम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। ये सिर्फ 1% करप्शन जो है वो लोगों के सामने आई है। सर अभी 99% जो कंपनीज हैं, ऑफशोर कंपनीज हैं, वो हिडन है। चौधरी साहब, आप पूरी की पूरी पनामा लीक्स को आपने करप्शन किस तरह कह दिया? क्योंकि पनामा लीक्स ICIJ के अपने वेबसाइट के ऊपर ये कहा गया है कि हम ये नहीं कह रहे कि अगर ये नाम सामने आ गए हैं तो ये करप्ट पैसा है या ब्लैक पैसा है। मैं आपसे अर्ज करूं कि इसमें ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि 100% जो पनामा लीक्स में चीज़ें सामने आई हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो करप्शन का पैसा हो, मनी लॉन्ड्रिंग हो, बगैर टैक्स के पैसा गया हो। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ऑफशोर जो कंपनीज हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, 40 साल मैंने बरतानिया में गुजारे हैं, ये जो कंपनीज बनती हैं अक्सर जो हैं टैक्स कोई अवॉइडेंस के लिए बनती हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बनती हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि हम ये नहीं कह रहे कि हर बंदा जिसकी ऑफशोर कंपनी है वो करप्ट है, लेकिन कम से कम ये तो ज़रूर होना चाहिए कि जितना भी लोगों के पास पैसा मुल्क से बाहर है, उनके अकाउंट्स में पैसा है, प्रॉपर्टीज में पैसा है, कंपनीज में पैसा है,
तो इसका एक ट्रेल जो है वो जरूर होना चाहिए कि कब पैसे जो है मुल्क से बाहर गए थे। अच्छा चौधरी क्या साहब, उस पैसे पे टैक्स जो है वो दिया गया था, क्या वो यहाँ इलेक्शन कमीशन के पास चीजें शो हुई हैं? आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए बरतानिया के लॉज के हवाले से कुछ बताएगा। इमरान खान की ये जो ऑफशोर कंपनी सामने आई कि उन्होंने बरतानिया में 1983 में वो ऑफशोर कंपनी बनाई थी और उसके बाद उसके जरिए उन्होंने वो फ्लैट खरीदा था, इंग्लिश लॉज के मुताबिक, बरतानिया के कवानीन के मुताबिक वो सब कुछ लॉफुल हुआ है? आप क्या समझते हैं? जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बरतानिया में बहुत सी जो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन है वो लिमिटेड कंपनीज के नाम होती है। लोग घर खरीदते हैं, उसको भी लिमिटेड नाम करवा लेते हैं, दूसरे एसेट्स जो हैं वो भी लिमिटेड कंपनी के नाम पे करवा लेते हैं। असल बात यह है कि पैसा कहाँ से आया है, लेकिन अगर वहाँ पर किसी ने कंपनी बनाई है तो वहाँ का जो टैक्स सिस्टम है उसमें वो पकड़ा जाएगा अगर उसका पैसा किसी इल्लीगल मीन से वहाँ पर जो है वो पहुंचा है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये जो इमरान खान की कंपनी है वहाँ पर अगर इन्होंने पूरा वहाँ पर अकाउंट शो किए हैं तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। ऐसे कंपनीज जो हैं वो बनती हैं और वहाँ पर कंपनी जो है अपने एसेट फ्रोक्स भी करती हैं। आई एग्री विद यू, लेकिन अगेन मेरा वही सवाल है कि क्या ये सब कुछ लीगल है? मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, अभी आप जो कुछ भी जवाब देंगे ये इंग्लैंड के अंदर क्योंकि हमारी नशियात देखी जा रही है तो आपका एक कोटेशन वहां भी इस्तेमाल होगा। मैं जरा क्लियर करता हूं आपसे। देखें, अगर पैसे फर्ज किया किसी ने पाकिस्तान से पैसे भेजे हैं, उस पे यहां पर टैक्स दिया है, पैसे बैंकिंग सिस्टम के जरिए गए हैं, वहां पर प्रॉपर शो हुए हैं, तो हर चीज जो है वो लीगल है। अगर बरतानिया में किसी ने कोई जायदाद खरीदी है तो उसमें पैसे जो हैं उनके अगर लीगल हैं तो वो भी लीगल है, लेकिन इलीगल वहां पर है जहां पर पैसा जो है वो डिक्लेयर नहीं हुआ है, पैसा शो नहीं हुआ है, पैसा जो आया है उस पर इनकम टैक्स नहीं गया। मैं समझता हूं कि इस बात को जानबूझकर उलझाने की कोशिश की जा रही है। असल बात यह है कि पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम जानते हैं कि इस मुल्क में करप्शन है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जो इस बात की तस्दीक ना करे कि पाकिस्तान के अदारों में करप्शन है, पाकिस्तान की सोसाइटी में करप्शन है, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन जो हैं, सारे नहीं, अच्छे बुरे तो हर जगह मौजूद हैं, तो वहाँ भी करप्शन है। लोगों ने पैसे को लूटा है, पैसा मुल्क से बाहर भेजा है। ये भी सभी तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तान से लूटी रकम $200 बिलियन से ज़्यादा रकम लोगों की प्रॉपर्टी की शक्ल में और बैंक बैलेंसेस की शक्ल में बाहर पड़ी है। सिर्फ दुबई में मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूएई में जब मैं वहां पर बिजनेस कम्युनिटी के लोगों को मिलता हूं या जो इन्फॉर्म लोग हैं मिलता हूं, तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान के लोगों की वहां पर जो इन्वेस्टमेंट है $40 बिलियन से ज्यादा है। ठीक है। और जो यूएई की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में है वो $1 बिलियन है। ठीक है। तो मेरे भाई ये जो पैसा है टैक्स दे के नहीं गया है, ये बोरियों में गया है, ये मनी लॉन्ड्रिंग से गया है। खुदा के लिए इस कौम के रहम करें। और जिन लोगों ने इस मुल्क को लूटा है, चाहे कोई है, तहरीक इंसाफ में है, पीपल्स पार्टी में है, मुस्लिम लीग में नून है, अब आए और हम इनका कड़ा एहतसाब करें। इंपॉर्टेंट बात पैसा भेजा है वो ठीक है, ये बड़ी लीगल नहीं भेजा उनके खिलाफ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की है। और ये जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया कि जिसने भी कौम का पैसा लूटा है, और वो बेशक पाकिस्तान के अंदर हो, मुस्लिम लीग नून के अंदर हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हो, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर हो, उसका एहतसाब और कड़ा एहतसाब जरूर होना चाहिए। इसी हवाले से हम बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी चंद ऐसे चेहरे मौजूद हैं, चूंकि इनके कैंप की जानिब से चंद ऐसे इल्जाम अपने ही कोलीग्स के ऊपर भी लग चुके हैं। लेकिन यह वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा चौधरी सरवर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दफ्तर खारजा के बयानात और मुल्ला अख्तर मंसूर के हवाले से क्या अपना स्टांस रखती है ये तो हमने आपको बताया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर जो इंटरनल पॉलिटिक्स है कुछ, उसके हवाले से भी चौधरी साहब से बात करते हैं। चौधरी साहब, आपके लंदन जाने से पहले बड़ी गर्मा गर्मी हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, और शाह महमूद कुरैशी साहब खड़े हुए और स्टेज के ऊपर खड़े होकर उन्होंने वहाँ पर ये कहा कि हम ये सोच भी नहीं सकते कि जहांगीर तरीन या उन लोगों से हम किसी किस्म के कोई वोट मांगे या उनसे हम ये कहें कि हमें किस किस्म की टिकट चाहिए। तो आप लोगों के यहाँ खुद एहतसाबी का अमल मौजूद है या नहीं है, या धड़ेबाजी को बहुत ज़्यादा शदीद हो चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर?
देखें, बात यह है कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इंतखाब हो रहे थे और पंजाब का जो प्रेसिडेंट है उसका इलेक्शन जो है इनडायरेक्ट नहीं था। पंजाब के जो 1.5 मिलियन से ज़्यादा मेंबर्स हैं उन्होंने उस इंतखाबात में हिस्सा लेना होता था। और जब इंतखाब किसी सियासी पार्टी में हो, मुल्क में हो, तो टेम्परेचर ऊपर जाता है, ये कोई नई बात नहीं है। इंतखाब में धड़ेबंदियां जो हैं वो होती हैं, तो इसलिए मैं समझता हूं कि आउट ऑफ प्रोपोर्शन लिया गया है, कोई ऐसी बात नहीं है। इलेक्शन में चलता है, इलेक्शन जब हो जाता है तो उसके बाद जीतने वाला हारने वाले को साथ मिलाता है, हारने वाला जीतने वाले को मुबारकबाद देता है। साहब ये बहुत बड़े संगीन इल्जाम बड़ा एक चैलेंज है पार्टी के अंदर इलेक्शन का। लेकिन चौधरी साहब ये बहुत संगीन इल्जाम थे। जब आप ये कहें कि पैसे के जोर के ऊपर सब कुछ हो रहा है तो इसका मतलब आप लोगों ने एक बहुत बहुत अहम इशू के ऊपर आप लोगों ने रोशनी डाली है। देखिए, मैं तो आपको अपनी बात बता सकता हूं कि मैं तो ऐसी सियासत जिसमें वोट खरीदने पड़े उस सियासत में कम से कम मैं आपको यकीनी तौर पे कहता हूं कि मैंने सारी ज़िंदगी ना वोट कभी ख़रीदा है और ना कभी ऐसी सियासत में हिस्सा लूँगा कि अगर मुझे ये महसूस हुआ कि इवन अगर मैंने MPA का इलेक्शन लड़ना है या MNA का लड़ना है या पंजाब की सदारत का लड़ना है और मुझे पैसे दे के वोट लेना है, तो मैं उन इंतखाबात में आपको यकीन दिलाता हूँ, कौम को यकीन दिलाता हूँ, लेकिन आप ये बात मानते हैं इंतखाबात में हिस्सा नहीं लूँगा। लेकिन चौधरी साहब आप ये बात मानते हैं कि इस किस्म का धड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मौजूद है या नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सब जो है मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ में आपस में बिल्कुल अब यकसोई है। उसके बाद आपको मालूम है कि जब से इलेक्शन पोस्टपोन हुए हैं और सब लोग जो हैं बिल्कुल आपस में सीज़ फायर है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, सब हम एक पेज पे हैं। और आपने देखा फैसलाबाद का जलसा हुआ, लाहौर का जलसा हुआ, आज सवाद का जलसा था, तो माशाल्लाह तमाम लोग जो हैं जलसों में शिरकत करते हैं। लेकिन चौधरी साहब, और इमरान खान को चौधरी साहब ये बताइए, फैसलाबाद के जलसे के हवाले से भी वो हो तो गया, लेकिन उससे पहले जो ओरिजिनल डेट थी उसके हवाले से वहाँ पे नहीं हुआ, उस वक्त उस डेट के ऊपर वो जलसा नहीं हुआ और उसकी वजह ये थी कि वहाँ पे भी धड़ेबंदी थी। फैसलाबाद के अंदर भी एक ग्रुप को ऑर्गेनाइजिंग ड्यूटियाँ दे दी गई, बाकी ग्रुप नाराज हो गए, तो धड़ेबंदियाँ तो फैसलाबाद में भी। और उसके बाद वही राजा रियाज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जिनको आप लोग तनकीद का निशाना बनाते रहते थे पंजाब की पॉलिटिक्स के अंदर, आज वही राजा रियाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े हैं। देखिए, मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इस धड़ेबंदी की वजह यह है कि जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि पंजाब में इलेक्शन हो रहा था, रीजन में इलेक्शन हो रहे थे, फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट का भी इलेक्शन होना था, वहाँ पर भी डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में 3-4 कैंडिडेट थे। तो जब 3-4 कैंडिडेट होंगे तो 3-4 धड़े बनेंगे, तो इसलिए धड़े थे। वरना मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं ऑर्गेनाइज़र बना था तो उसके बाद आप जिन अजला में हम धड़ेबंदी को ख़त्म करने में कामयाब हो गए, वहाँ पर इलेक्शन जो है वो हम जीत गए। जहाँ धड़ेबंदी हम कायम नहीं कर सके, ख़त्म नहीं कर सके, वहाँ हम इलेक्शन आ रहे हैं। इसलिए कि मेरा ये फर्म बिलीफ है कि जो पार्टी यूनाइटेड होती हैं वो इलेक्शन जीतती हैं, जो डिवाइडेड पार्टी हैं वो इलेक्शन हारती हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम जो कायदीन हैं उनको इस बात का शिद्दत से एहसास है कि अगर हमने अगला इलेक्शन जीतना है तो हमें धड़ेबंदी को ख़त्म करना होगा, अपने इख्तलाफात को ख़त्म करके हमें एक प्लेटफार्म पर अगला इलेक्शन जो है उसकी तैयारी करनी होगी। चौधरी साहब ये बताइएगा, इलेक्शन जीतने चौधरी साहब ये बताइएगा कि राजा रियाज की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पोजीशन क्या होगी? क्या वो एक सीनियर पोजीशन उनको मिलेगी या आपके साथ हैं वो या दूसरे ग्रुप के साथ हैं? नहीं, मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि राजा रियाज साहब, मैंने जहाँ तक उन्होंने मुझे भी 2-3 दफ़ा मुझसे भी बात हुई है, तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हामिद नासिर चट्टा के बेटे हमारी पार्टी में शामिल हुए तो मैंने उनको एक एडवाइस की थी कि आप चूँकि पार्टी में नए आए हैं, मेरा आपको मशवरा है कि हालांकि मैं तो चाहूँगा, मैं प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहा हूँ कि आप मेरी सपोर्ट करें, लेकिन मेरा आपको मशवरा होगा कि इस धड़ेबंदी में आप नए हैं ना आए। तो यही मेरा राजा रियाज साहब को मशवरा है कि जब इलेक्शन अगर हुए तो फिर वो, मेरा ख्याल है कि वो न्यूट्रल पोजीशन रखेंगे ताकि उसके बाद फिर जिस धड़े में जाना और धड़ा क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक धड़ा है, एक ही पार्टी है, एक ही सोच है, तो इंशाल्लाह उसी नजरिए की बुनियाद पे हम आप एक जगह साथ ये भी कहते हैं कि किसी धड़े का हिस्सा ना बनना, लेकिन साथ ये भी कहते हैं कि धड़ेबंदी किसी नहीं, मैं इलेक्शन से मैं अर्ज करना, देखें भाई, अगर इलेक्शन होने हैं पार्टी में तो फिर धड़ेबंदी बननी है, उसको नहीं रोक सकता। अगर इलेक्शन नहीं होने, देखें मैंने तो खान साहब को बड़ा वाजे कहा है
CAC की मीटिंग में कहा है कि आप जिसको समझते हैं कि पंजाब का निज़ाम बेहतर चला सकता है उसको आप प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दें। चौधरी सरवर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, भरपूर तरीके से काम करूंगा। बहुत शुक्रिया चौधरी सरवर साहब। वक्त की कमी से डिस्कशन को मजीद आगे नहीं बढ़ा सकते। चौधरी सरवर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी चाहने वाले हैं वो बार बार कम से कम एक मुतालबा जरूर करते हैं कि इमरान खान की जात के हवाले से उन्होंने हमेशा एक ईमानदार के तौर पर, एक साफ सुथरे लीडर के तौर पर अपना इमेज